हेलो स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास 9th का गणित का पेपर आज अपन सॉल्व करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में अपन लेके आए हैं और इसका अपन देख सकते हैं कुल क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का था। 75 नंबर का था और 3 घंटे का समय दिया हुआ है। मैथमेटिक्स का पेपर है और 9th क्लास का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपन ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चंस। ठीक, चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, ये वाला पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला इसका क्वेश्चन है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। एक अपरिमेय संख्या होगा, क्या परिमेय संख्या होगी या पूर्ण संख्या होगी या कभी अपरिमेय और कभी परिमेय। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि दो परिमेय संख्या, जैसे कि 2/3, ठीक है, 4/5, ये परिमेय संख्या है। इनका गुणा, कोई भी दो संख्या ले सकते हैं परिमेय संख्या, और इनका जो गुणा होगा वो क्या होगी। तो गुणा करेंगे 4 दूना 8, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा नीचे वाली संख्या का नीचे, तो 5 3 15। तो ये भी क्या मिला अपन को, परिमेय संख्या ही मिली, क्योंकि अंश और हर के रूप में मिली है। ये अंश ऊपर का और नीचे का हर है, तो ये भी अपने को क्या मिली, परिमेय संख्या ही मिली। तो इससे अपन ये कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो सदैव एक परिमेय संख्या होती है। यह आंसर अपना हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आगे है, किन्हीं ठीक है, इन्हीं में से किसी परिमेय संख्या नहीं है। इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय संख्या की डेफिनेशन मैंने कई बार वीडियो में भी बताया है और आपको भी पता ही होगी कि परिमेय संख्या की परिभाषा होती है जो अंश बटे हर या फिर P/Q ये होना चाहिए, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, मतलब हर बराबर नहीं, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अपन ने परिमेय संख्या की डेफिनेशन पढ़ी है। अब दूसरी चीज़, अंडर रूट में जो संख्या रहती है जिसका अंडर रूट नहीं निकलता, जैसे 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, है ना, जिसका अंडर रूट नहीं निकलता है वो परिमेय संख्या नहीं कहलाती है। और जिसकी घात माइनस में होती है, जैसे किसी की भी घात क्या हो, माइनस में हो, घात क्या हो, माइनस हो, तो वो भी क्या रहती है, परिमेय संख्या नहीं होती है। ये अपन ने मोटी मोटी सारे इसके परिमेय संख्या के अपन ने चेक कर लिया। अब इनके आधार पर अपन परिमेय संख्या को ऑब्जेक्टिव एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे पहला √23, ये सोल्व होता ही नहीं क्योंकि इसका रूट निकलता नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। पहले ही क्वेश्चन अपन को मिल गया। बाकी और भी चेक कर लेते हैं, डाउटफुल हो जाएगा। जैसे 225 का स्क्वायर कितना होता है, 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो अपन इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और √49 का हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि 7 × 7 700 और अंडर रूट में है तो पेयर बन गई, तो एक बाहर आ जाता है, तो ये हो गया रूट क्लियर, है ना। इस तो ये भी 7 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें 15 आ गया था, इसको भी सोल्व कर लिया था। इसको ये जो बार लगा है ये बार हट जाता है। कई बार अपन ने देखा है बार क्या है, बार जब नीचे संख्या रिपीटेड हो रही है तो उसमें क्या बार लगा देते हैं, पीछे संख्या क्या रिपीटेड होती है तो बार लगा देते हैं। तो बार को भी सोल्व कर सकते हैं और इसके नीचे भी अपन लगा सकते हैं। ठीक, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ओनली इसमें एक ही संख्या ऐसी थी √23 जो कि जिसका परिमेय संख्या नहीं थी, जिसको अपन अंश और हर के रूप में नहीं लिख सके। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, देख थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है 2 + √2 और 2 - √2 का मान है। अब इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो आपस में गुणा करके भी देख सकते हैं, या फिर इसका एक फॉर्मूला है A + B
और ए माइनस बी जहाँ भी हो तो वहाँ अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये देखो a प्लस बी, यहाँ देखो a प्लस बी दिख रहा है, a क्या हो गया 2 और b क्या हो गया √2, और यहाँ a माइनस बी, a क्या हो गया 2 और b क्या हो गया √2, तो a माइनस बी, इसमें देखो माइनस का साइन लगा है। जहाँ पे भी ब्रैकेट में दोनों संख्या समान हो, दोनों संख्या क्या है समान है, और बीच में बस साइन का चेंज है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इस जगह अपन क्या कर सकते हैं a का स्क्वायर, तो a क्या है, a अपन ने माना था a अपना 2 था, ठीक, और b क्या था, b √2 है, b √2 है, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक, माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या है √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 में से 2 गए तो आंसर आया अपना 2, ये सीधा आंसर है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद हो तो ठीक है, तो इसका आंसर सबको समझ में आ गया होगा कि 2 कैसे आया, तो इसका बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यही अपना आंसर था 2। ठीक, अब नेक्स्ट अगला चलते हैं, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी तुम्हें बहुत बताया है, बहुत बार बोला है कि एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिसमें 2 घात होती है उसको द्विघात कहते हैं, जिसमें 3 घात होती है त्रिघात, और जिसमें 4 घात चतुर्घात। ठीक है, ये हो गया अपना क्लियर। अगला चलते हैं नेक्स्ट, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। जो अपनी मूल बिंदु किसे कहते हैं, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, मतलब एक्स वाली रेखा है और वाई वाली रेखा है, तो एक्स वाली रेखा ये हो जाती है, वाई वाली रेखा खड़ी वाली वाई वाली रेखा हो जाती है। ठीक है, यहाँ जो भी बिंदु कटता है, दोनों बिंदु जहाँ कटता है, तो कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु इन्हीं को, यहीं से क्या शुरू होती है, 0 से ही शुरू होती है। कहीं भी तुमने देखा होगा, 0 से इधर जाएंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, और इधर जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, -1, -2, -3, तो ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ऊपर वाले केस में तो अपना क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मूल बिंदु, ये जो मूल बिंदु इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 0। आया समझ में, तो आ गया होगा इतना समझ में। ठीक है, तो इसका आंसर अपना 0 0 मतलब डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं 6 वाले क्वेश्चन पे। ठीक, 6 वाला क्वेश्चन क्या, बहुपद 3x + 5 का शून्यांक है। अब 3x + 5 का शून्यांक याद करने, तो अपन क्या करते हैं, 3x + 5 ऐसा कैसे लिखते हैं और इसको बराबर करते हैं 0 के। ठीक, 3x ऐसा कैसे ही, ये प्लस का है 5, तो बराबर के इस तरफ लेंगे तो माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की कड़ी में क्या करेंगे, x के गुणा में कितना है 3, तो इसको भी अपन 3 को जो गुणा में है वो इस बराबर के इधर लेंगे तो बटे में हो जाएगा, तो -5 के बटे में क्या हो जाएगा, -5 के बटे में 3। आया इतना समझ में, तो अपना आंसर बी वाला हो जाएगा, -5/3 शून्यांक। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन ने देखा रिक्त स्थान। ठीक, अब रिक्त स्थान में देखते क्या है। पहला क्वेश्चन, पहला है, यदि समीकरण 2x + y = 7 है। क्या है, 2x + y = 7 है। जहाँ अपन को x बराबर दिया है कितना 3, तो y का मान ज्ञात करना। ठीक, तो इस समीकरण में x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। तो जैसे क्या है अपना 2x, तो ये हो गया 2x की जगह क्या रखेंगे, 3 दिया हुआ है, गुणांक में 3 लगा देंगे, प्लस y की वैल्यू अपन को ज्ञात करना है, बराबर में कितना दिया है 7। अपन ने कुछ भी नहीं किया, पूरी की समीकरण वही उतारी, बस x का मान यहाँ पे जहाँ 3 दिया हुआ था वो रख दिया। अब 3 दूना 6 हो गया, प्लस लगाया, y ऐसा कैसे ही लिखा और बराबर में 7 है। ठीक, इतना हो गया। अब इधर देखो 6 प्लस का है,
अपन को y की वैल्यू ज्ञात करना है, तो y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस 6 को हटाएंगे इधर से, तो इधर से हटाएंगे तो बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7, ये प्लस का है 6, तो इधर बराबर के इधर आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 में से 6 गया तो 1 आया समझ में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, y बराबर 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ y बराबर 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो बहुपद का गुणनफल होता है, किन्हीं भी दो बहुपद का गुणनफल एक बहुपद ही होगा। बहुपद का गुणनफल मतलब बहुपद में गुणा करना है बहुपद का, तो बहुपद ही मिलेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, क्या मिलेगा, बहुपद ही मिलेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तीसरे में क्या है, दो अक्षों के कटान बिंदु, दो अक्षों के कटान बिंदु को कहते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस अभी मैंने बताया था पिछले वाली स्लाइड में, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये दोनों जहाँ कटते हैं, जिस कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। आ रहा समझ में। तो ठीक है, ये भी बहुत इजी था, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये कोई समकोण त्रिभुज बना लेते हैं अपन, ये जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का, क्या होता है 90 डिग्री का, इसी को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की खासियत रहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा रहती है वो होती है कर्ण। कौन सी, कर्ण। जो खड़ी होती है उसे बोलते हैं लंब। ठीक, और जो आड़ी रहती है ऐसे उसको बोलते हैं आधार, जो नीचे रहती है, आधार। तो ये तीनों याद रखना, समकोण त्रिभुज की कर्ण, लंब और आधार। जो सबसे बड़ी भुजा रहती है वो होती है कर्ण, वो भी कौन सी, 90 डिग्री के सामने वाली, समकोण के सामने वाली। ठीक, तो इसको बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई, कर्ण। चलो इतना हो गया। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है। अगला मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब देखो अगला बहुपद 5x क्यूब प्लस 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x की अधिकतम घात है। जहाँ अधिकतम घात है मैंने पढ़ाया था, जैसे इसकी घात कितनी है 3, इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 1, जिसकी घात नहीं होती उसे 1 मान लेते। तो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम है 3। आ रहा समझ में, तो कितनी है 3, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण, ये कोई समीकरण दी हुई है का आलेख एक क्या होता है। रैखिक समीकरण में कोई भी एक रैखिक समीकरण है, उसका आलेख रैखिक ही होगा, ये एक सीधी रेखा होगा, ये सरल रेखा होगा, कुछ भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना सही जोड़ी। ठीक है, अब सही जोड़ी पे चलते हैं। तो सही जोड़ी बहुत इजी है, बेसिक सही जोड़ी है ये, बिल्कुल ही, ये तो सभी को आना चाहिए थी, बट फिर भी नहीं आई थी तो मैं भी यहाँ बता देता हूँ। देखो -5 और -8 क्या होता है। अगर -5 और -8 को अपन जोड़ते हैं, जैसे मैंने इसको जोड़ने की सबसे अच्छी विधि भी है, मैंने ये लाइन बनाई। ठीक है, यहाँ 0 है, 0 से अपन इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 आता है, और इधर जाएंगे 0 से तो -1 -2 -3 ऐसे चलता जाएगा। तो क्या क्या जोड़ना है, -5 जोड़ना है, -3 -4 -5, ये तो हो गया। अब इसमें आगे और जोड़ना है, कितने, -8। अब आगे और जोड़ना है, 8 और जोड़ना है, तो 8 और 5 कितना हो जाएंगे, 13। बाकी देखो अपन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो 13 आया इसमें क्या करेंगे अपन, माइनस लगा देंगे, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ अपन सही जोड़ी में मैच कर लेते हैं, कहाँ आ रहा है इसका आंसर। तो ये देखो इसका आंसर आ रहा है ये। ठीक, आ रहा है समझ में, तो ये हो जाएगा पहला वाला। ठीक, दूसरा देखो 1/2, 1/2 को और किस तरीके से लिख सकते हैं अपन,
तो 1/2 को अपन, और भी तरीके हैं इसको लिखने के। देखो 1/2 को देख सकते हैं 4/8 भी लिख सकते हैं। कैसे? 4/8, तो 4 से भाग देंगे अपन, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 2, तो ये हो गया 1/2। तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक। तीसरा देखो, 4 में गुणा करना है 3 का, वो भी किसके साथ? माइनस लगे हैं, दोनों संख्या में क्या लगे? माइनस। तो मैंने बताया था तो मैं पिछले वीडियो में, माइनस का वाली संख्या का गुणा अगर करते हैं तो क्या होता है, क्या मिलता है अपन को? प्लस। ठीक, माइनस का गुणा वाली संख्या का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस मिलता है। अब देखो कैसे, 4 में 3 का गुणा करना है तो 4 3 12, 12 तो आ ही गया है, बाकी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 12। ठीक है, तो ये प्लस के 12 कहाँ कहाँ है? नीचे नीचे अपने को ये वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो ये वाली यहाँ मिल जाएगी, मतलब 3 वाली में। ठीक, ये 2 वाला आंसर था। ठीक, अब आगे देखो 1/100, 1/100 है। अब यहाँ देखो, इसमें क्वेश्चन को ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। 570 को किस तरीके से लिखते हैं? 570 को 500 + 70 करते हैं, 500 में 70 और जोड़ दो तो 570 हो जाता है। ठीक, ऐसे। और 5 मीटर को कैसे लिख सकते हैं? 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर हो जाएगा 100 में 5 का गुणा करें तो 500 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब बचा क्या? वो एक ही बचा है, वो एक को कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? इसके साथ। ठीक, ऐसे भी अपन ऑब्जेक्टिव को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। कई के ये सिंपल जोड़ी भी नहीं हो पाई होगी, तो वो इस तरीके से अब ध्यान रखना, अगली बार क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये इतना समझ में आ गया होगा। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल ही पेपर है बिल्कुल। अब देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें कुछ सर्व समीकरण पढ़ाई थी और कुछ फॉर्मूले बताए थे, कुछ पिछले वाले वीडियो में देखा होगा तुमने। मैंने घातांक के नियम पढ़ाए थे। तो घातांक के नियम क्या होता है? जैसे a की पावर m भागित मतलब बटे में a की घात n। तो इसका घातांक वाला नियम क्या कहता है कि a, अब जो ऊपर वाली घात है वो उसमें से नीचे वाली घात माइनस हो जाएगी। बस यही घातांक नियम है, यही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a की घात m माइनस n। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं है। तो जब किसी भी संख्या के गुणा में कुछ नहीं है तो उसको अपन क्या मानते हैं? 1। जैसे 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 ही आएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर जैसे 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो भी क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ही मिलेगा अपने। तो बाकी गुणांक पूछा है तो एक्स के स्क्वायर में गुणा किसका है? 1 का। किसका है? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1। आ गया इतना समझ में? आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक, अगला क्वेश्चन है x बराबर कितना दिया हुआ है? 2। y बराबर कितना दिया है? 1। तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है। इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक, तो कुछ भी, जैसे पिछले सवाल में किया था अपन ने, x की जगह 2 रख देंगे यहाँ और y की जगह 1 रख देंगे। ठीक, तो करते हैं 2 के गुणा में क्या है? x, 2x है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ इतनी सी जगह में, 2 के गुणा में x है तो 2x यहाँ लिख देता हूँ पूरी इक्वेशन, 3y + k। ठीक, अब देखो 2 और इस इक्वेशन को किसके बराबर कर देते हैं? 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तब ये समीकरण बन गई अब अपनी। अब x की जगह क्या है? 2 गुणित 2, x की जगह रख दिया 2 गुणित 2 प्लस 3 के गुणा में क्या है? y की वैल्यू क्या है? 1। ठीक, आया कुछ समझ में? अब ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3, 4 और 3 क्या हो गए? 7, 4 और 3 क्या हो गए? 7, ये हो गए 7। और ये 7 प्लस के है।
7 प्लस के बराबर में क्या है 0। अब ये के 7 प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि के की वैल्यू याद करना अपन को, तो बस तो ये हो जाएगा -7। जगह नहीं है इसमें, अब समझ जाना। मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या हो जाएगा -7। ठीक, तो इसमें हो जाएगा अपना -7। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा -7 है ना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। जैसे कोई भी एक अपन ने चतुर्भुज बनाया है, इसके चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये और ये। आयत ही ले लेते हैं, आयत या वर्ग, कोई भी चतुर्भुज लिया अपन ने, तो उसके चारों कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। ये तो बेसिक वन लाइन फैक्ट था, ये ऐसे बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु माइनस, मैं इसको पूरे को रब कर देता हूँ, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बिंदु -2 और 4 किस चतुर्थांश में? मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कई बार बताया कि जैसे कि ये एक्स रेखा है और ये वाई रेखा है, तो इससे मिलकर जो इन दोनों रेखाओं को जब खींचते हैं तो अपने को 4 बॉक्स मिलते हैं, ये 4 जगह मिलते हैं। पहला ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक, इधर माइनस रहता है, इधर प्लस रहता है। यहाँ पे एक्स वाली संख्या जैसे स्टार्ट होती है तो यहाँ प्लस, यहाँ 0 रहता है और यहाँ पे माइनस। ठीक, ऐसे ही वाई वाली संख्या इधर प्लस से शुरू होती है, 0 आता है और फिर नीचे जाते हैं तो माइनस आता है। ठीक, अब ये जो बिंदु लिखा रहा है, इस बिंदु में आगे वाला एक्स रहता है, पीछे वाला वाई रहता है, इतना याद रखना बस। ठीक, आगे वाला क्या रहता है एक्स, तो -2 देखो कहाँ है, वो भी एक्स वाला, कौन सा एक्स का, तो ये वाला है -2, या -1 -2 यहाँ आता है, तो ये वाला है। और वाई क्या है, प्लस का है 4, 1 2 3 4, तो ये जो बिंदु आएगा वो कम से कम यहाँ इस पोजीशन पे आएगा, बिंदु यहाँ इस पोजीशन पे आएगा। आ रहा समझ में? तो इस वाले बिंदु जो पोजीशन में आया, कौन से चतुर्थांश में आया, तो सेकंड चतुर्थांश में आया। कौन सा में, सेकंड। बस इतना सा याद रखना है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये हो गया अपना बिंदु का भी कौन सा चतुर्थांश में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश, है ना। ठीक, इसको मैंने रब कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका आंसर हो गया सेकंड। 64 की घात 1/2 मान है, 64 की घात 1/2 का मान है, तो क्या मैं 64 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 8 की घात 2, 8 की घात 2 और बाहर वापस से एक और घात लगी है 1/2, क्योंकि 8 का गुणा 2 बार करेंगे, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 उठी 64, ये लो। ठीक, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 8 की घात 2, क्योंकि 8 का गुणा कितनी बार कर रहा हूँ, 2 बार। तो फिर अब मैं 2 जो अंदर की घात है उसको मैं बाहर लाऊंगा, घातांक वाला नियम जो पढ़ा था अपन ने, उसमें 2 की गुणा जो बाहर एक और है उसमें गुणा करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, 8। इसका सीधा सिंपल आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया है, फोर्थ वाला बहुत इजी तरीके से। फिफ्थ वाला सत्य असत्य देखते हैं। सत्य असत्य सिंपल है, एक बार अपन जल्दी देख लेते हैं। 2 चर वाले एक घात समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। बिल्कुल, एक घात होनी चाहिए, कंडीशन मैंने बताई थी तुम्हें, एक घात होगी तो रैखिक समीकरण होगी, और यही अभी अपन ने ऑब्जेक्टिव में किया है इससे पहले, तो ये होगा सत्य। क्या होगा, सत्य। ठीक, दूसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था परिमेय संख्या पूर्ण संख्या क्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या में माइनस भी आता है, -1 -3, है ना। ये क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इनके बटे में 1 लगा तो ये भी परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, बाकी पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 ऐसे अनंत तक चलती रहती। कहाँ तक चलती रहती, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो मतलब कहने का ये है कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या, प्रत्येक, तो क्यों,
तो ये भी पूर्ण संख्या कहाँ है, ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। आ रहा होगा कुछ समझ में, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ पढ़ाई है। नेक्स्ट आप वीडियो देखना है इनके, तो सब कुछ क्लियर है। अगर वो देख के गए होंगे तो बिल्कुल सब आसानी से सॉल्व किए होंगे। तो ये हो जाएगी असत्य। ठीक, इसका एक ग्राफ भी है, ठीक है, उस तरीके से भी समझेंगे कभी अगर टाइम मिलेगा तो। सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि सर्वांग सम की डेफिनेशन है सभी अंग समान, सभी अंग समान। अब सभी व्रत एक जैसे सर्वांग सम, सभी अंग समान नहीं हो सकते, समरूप हो सकते हैं। जैसे कोई छोटा व्रत है, कोई बड़ा व्रत है ना, तो ये क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। इसको अपन बोल सकते हैं समरूप। बाकी सर्वांग सम नहीं होंगे, है ना। तो इतना याद रखना, इनकी क्या त्रिज्या अलग अलग होती है, इसलिए सभी अंग समान तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो सभी व्रत के लिए ये डेफिनेशन गलत बैठती है, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, अब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। कोई भी दो रेखाएं ऐसे काटती है, आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो शीर्षाभिमुख कोण, ये वाले कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये सत्य हो जाएगा इसका। ठीक है, और वाई एक्सिस से किसी, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। वाई एक्सिस से किसी बिंदु की लंबवत दूरी को एक्स अक्ष के निर्देशांक कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैसे? जैसे कि ये एक्स अक्ष मान लेते हैं जो खींचे भी ये वाली लाइन को, और ये ऊपर से जो लाइन आई है उसको वाई अक्ष कहते हैं। ठीक, अब वो बोल रहा है एक वाई एक्सिस से किसी बिंदु की लंबवत दूरी। अब वाई एक्सिस से किसी बिंदु की लंबवत, ये लंबवत दूरी है, इसको अपन लंबवत दूरी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई बिंदु है, तो वाई एक्सिस से लंबवत दूरी, ये जो लंबवत दूरी है, तो यह जो जितना ये दूरी है इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स के निर्देशांक। क्योंकि ये क्या है, यहाँ एक्स के निर्देशांक है, 1 2 3 4 5, ये एक्स के निर्देशांक है। तो यहाँ तक जो चली ये दूरी, इसको बोलते हैं अपन एक्स के निर्देशांक। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सत्य। ठीक है, ये हो जाएगा अपना सत्य। ठीक, अगला देखते हैं, क्या ये एक रैखिक बहुपद है? तो हाँ, बिल्कुल ये एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी घात क्या है, 1 है। जिसकी घात नहीं होती उसकी घात 1 मान लेते हैं। ठीक है, और उसकी छुपी रहती, तो ये बिल्कुल रैखिक बहुपद है, सत्य। ठीक, अब देखो पूरा अपन ने ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं। आई होप आपको सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। जिसको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके रिप्लाई करके समझा दूंगा। ठीक है, और भी अगर किसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के अगर आपको ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।